करें शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर मैं बता देता हूँ। 90 पार्ट बी। ओके चलें, 1-2 मिनट ज़रा देख लें, बच्चे आने का वेट कर लें, बड़े तो आ गए हैं। पास पेपर का एक सवाल निकालें। हाँ हाँ जारी रखें रिकॉर्डिंग। पास पेपर का सवाल निकालें। क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर अब मैं नहीं बताऊंगा, पास पेपर के सवालों के पेज नंबर नहीं पता। जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, पेज 279। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम डेट टुडे इज़ 15 फरवरी। इस लाइन का मतलब मैंने एक अगले सवाल में ना डिटेल से बताना है, इसलिए इस लाइन को भी ज़्यादा लिफ्ट ना कराएं। हमारा ईयर एंड बताएं जी। 31 दिसंबर 17। अच्छा जी, साल ख़त्म होने से 16 दिन पहले हमने जी एक मशीन बेची है 35 लाख की टू रेस्बरी को फॉर कैश। लेकिन एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमें पैसे मिलेंगे एडिशनल 15 लाख रुपए, जो कि डिपेंड करता है सर्टन टेस्ट पास करने पे, प्रोडक्शन टेस्ट पास करने पे आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब वो अगला बंदा इंस्टॉल कर लेगा ना, मैंने अपनी मशीन बेच दी, मेरे काम की नहीं रही होगी, तो अगला बंदा जब उससे सर्टन टेस्ट पास कर लेगा ना, तो फिर वो जो है वो मुझे और पैसे दे देगा जब वो अपने प्रेमिसेस में इसको इंस्टॉल कर लेगा। 25 जनवरी को उसने मुझे कंफर्म कर दिया है जी, आपको मुबारक हो, आपके यहाँ काका, आपको मुबारक हो, वो जो प्रोडक्शन टेस्ट आपने कहे थे वो मैंने चला के देखी है मशीन, वो अल्लाह का शुक्र है पास हो गए हैं। अब मुझे बताएं, जब साल के बाद की डेट आ जाए सवाल में, तो ये कौन सा स्टैंडर्ड जहन में आता है? IS10। अब मैं एक लाइन पढ़ाने लगा हूँ आपको जो हमने क्लास के अंदर IS10 में पढ़ी थी, एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन जस्ट लाइक योर साथ वाला। और उस लाइन के अंदर लिखा हुआ था एडजस्टिंग इवेंट्स की मिसालें। ये थी पेज 256 पे, एंड द लाइन वाज डिटर्मिनेशन of sale price of fixed asset after balance sheet date which had been sold before year end। फिक्स्ड एसेट के बेचने की प्राइस साल के बाद पता चली, जो बिक चुका था साल से पहले। अब मुझे बता दें डिटर्मिनेशन कब हुई? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और सोल्ड कब होना चाहिए? बिफोर ईयर एंड। इधर आए आप, बताएं जी। 15 दिसंबर को सेल हुई और 25 जनवरी को डिटरमिन हुई प्राइस फाइनली। तो क्या एग्जैक्ट ये वही सिनेरियो है कि साल के बाद प्राइस फाइनल होना साल से पहले बिकी हुई चीज की? तो हम लिख के आएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट for an asset which is sold before balance sheet date is an adjusting event. Therefore, the sale should be recorded at rupees 5 million या only 3.5 million? For rupees 5 million or only 3.5 million? 5 million। Excellent। अभी फिलहाल कितने की बेची हमने? 35 लाख की। लेकिन उससे वादा क्या किया? वादा ये किया कस्टमर ने हमसे, जो हमसे लेके जा रहा है, उसने वादा हमसे ये किया कि यार मैं तुम्हें 15 लाख और दे दूंगा अगर प्रोडक्शन टेस्ट पास हो गए। तो बता दें प्रोडक्शन टेस्ट क्या पास हो गए हैं? तो इसका मतलब है कि प्राइस अब फाइनली क्या तय पाई हमारे और उनके दरमियान? 35 लाख या 35 लाख जमा 15 लाख, डेट इज 50 लाख। डन। ओके, अगला सवाल जी। अब उम्मीद है जिन हजरात ने तशरीफ लाना था वो ले आए हैं।
अब हम फॉर्मली सवाल शुरू करते हैं एक रिदम से। पेज 279 क्वेश्चन 3। हमारा ईयर एंड बताएं। नहीं, क्वेश्चन 3 में आ गया हूं। हमारा ईयर एंड 31/12/18। अक्टूबर 18 में हमारे खिलाफ एक कस्टमर ने मुंह खोल के पैसे मांगे हैं 18 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ, 1 मिनट लगाएं, आप लोग पढ़ लें। पढ़ लिया? ऑनलाइन वाले पॉज करके पढ़ लें अगर अभी तक पढ़े हैं तो। चलें जी। अक्टूबर 2018 में एक कस्टमर ने हमारे से 18 मिलियन मांगा ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट, क्योंकि हमने उसे घटिया क्वालिटी के सर्जिकल इक्विपमेंट बेचे हैं। हमारा काम सर्जिकल इक्विपमेंट बेचने के। OL डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट। बाय द ईयर एंड हमने उसे कम्युनिकेट कर दिया है कि हम उसे 5 मिलियन दे देंगे। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। ये तो अगर आप फील करें तो शायद कोई प्रोविजन से भी आगे की चीज़ है, यानी ये सर्टन लाइबिलिटी बन गई है। ऐसी चीज़ कभी हमने पढ़ी नहीं थी, उसने देखें डाल दी इधर। जैसे पेज 229 पे हमने पढ़ा था ना कि प्रोबेबल हो आउटफ्लो। अब प्रोबेबल तो नहीं, कंफर्म ही है। हमारे खिलाफ क्या हुआ केस, हमने कहा हम ईमेल कर दी हमने, हम तुम्हें दे देंगे 5 मिलियन। तो मेरे ख्याल से ये प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट तो दूर की बात, ये इससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ है। ये कोई लाइबिलिटी में सर्टेनिटी की चीज़ आ गई आज, यानी सर्टन है हमने अपने मुंह से कह दिया तुम्हें 5 मिलियन दे देंगे, जिससे इंशाल्लाह अब हम मुकर नहीं सकते। तो इसको क्या मैं कह दूं, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग या लाइबिलिटी ऑफ सर्टन अमाउंट और टाइमिंग सर्टन अमाउंट। अब मैंने अमाउंट सर्टन कर दिया है तो बेहतर है इसको लाइबिलिटी कह दें, ऐसे ही ज़रा आसानी के लिए अपने, कि ये तो लाइबिलिटी हो गई हमारी। अच्छा जी, अब मोहतरम बता दें, कस्टमर ने मुंह खोल के मांगा कितना, 18 मिलियन। उसमें से 5 के बारे में हमने कंफर्म कर दिया कि तुम्हें दे देते हैं, ईमेल कर दी, हम तुम्हें दे देते हैं। चलें आगे चलें। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना रह गया, अब आप सुनो बात गौर से। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना रह गया, 13 के बारे में ना हमने लॉयर को फोन किया। लॉयर यार 13 रह गया रिमेनिंग, 13 जो वो मांग रहे ना, उसके बदले 5 तो मैंने उसे ईमेल कर दिया, 13 वो और मांग रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसे 13 देना पड़ेगा? लॉयर ने कहा यार या 6 देना पड़ेगा या 4। वो सरासे वाली मिसाल याद है कल वाली, या एरोप्लेन पे जाना पड़ेगा या बस पे। 13 में से या 6 देना पड़ेगा या 4। हमने कहा यार ये ऐसे ना कर हमारे साथ कि तू कह रहे 13 में से या 6 देना पड़ेगा या 4। ये क्या बात हुई, या 6 देना पड़ेगा या 4। अब जो 13 बकाया है उसमें से या 6 देना पड़ेगा या 4। हमने कहा बता यार या 6 है या 4 है, क्या है? कहते हैं 70% चांस है कि 6 देना पड़ेगा और 30% चांस है कि 4 देना पड़ेगा। अब मोहतरम आप परसेंटेजेस को उड़ा दें, धज्जियां बखेर दें और हायर परसेंटेज वाली अमाउंट पकड़ लें। ये लाइन क्या केस हारने जीतने की बात कर रही है या ये लाइन रुपीस के साथ मिल रही है? लॉयर का अंदाजा है कि 70% चांस है कि 6 देने पड़ेंगे और 30% चांस है कि 4 देने पड़ेंगे। हमने कहा नहीं, बता 6 या 4।
कहते फिर 6 देने का मेरे ख्याल से ना ज़्यादा चांस है, 4 शायद ना ही देने पड़े। फिर इसको आप काट दीजिएगा पेपर में, इस 70 को भी काट दीजिएगा। वो कहना ये चाह रहे कि 6 देने ही पड़ेंगे, 6 देने ही पड़ेंगे और 4 शायद ना ही देने पड़ेंगे। आप बता दें मोस्ट लाइकली क्या है, 6। ये करने के बाद ना फौरन आपने परसेंटेजेस भी काट देनी है और फौरन आपने 4 मिलियन की अमाउंट भी उड़ा देनी है सवाल से। पीछे बच गया कितना, 6। 6 की क्या बनाऊं, प्रोविजन। कोई लो चांस है कि ये तो प्रोबेबल हो गया ना, क्योंकि लॉयर ने कहा है, ये प्रोबेबल हो गया। कोई लो चांस है कि बाकी भी देने पड़ेंगे। वो कितने, अगले ने मांगे कितने, 18। हमने ईमेल में क्या कह दिया, कितने देने हैं, 5। लॉयर ने हमें घुमाया, या 6 या 4 देने पड़ेंगे। हमने कहा चल यार चुप कर, सही बता। कहते 6 देने पड़ेंगे, 6 देने पड़ेंगे। कोई बहुत लो चांस है, बहुत लो चांस के जज साहब पूरे 18 ही दिलवा दें, तो फिर तो 7 और भी देने पड़ेंगे। तो एक दफा जब आप 6 उठा लेंगे ना तो सवाल पे दोबारा नहीं जाना वापस। अब बकाया फिर ये 7 ही बचा। आप बता दें जी, इसकी तो आप क्या बुक करेंगे, प्रोविजन, क्योंकि हाई चांस है पेमेंट का, और इसकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। नोट कर लें जी, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा ना नोट करने में ज़रा क्विकली चलें, बाकी अब तसल्ली से जाके ना हम देखते हैं इसको पेपर में लिखना कैसे है। आगे छोड़िए अभी क्या लिखा हुआ है। अब ना मैं 3 सफ़े आज खोल के रख रहा हूँ। एक क्वेश्चन खुला हुआ है पास पेपर का, एक ये वाला सफ़ा हमारा मशहूर ज़माना, एक तीसरा सफ़ा मैं खोलने लगा हूँ, हाउ टू राइट डाउन इन पेपर। वो है पेज 251 हमारा, ये आपको खोलने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही मेरा मशवरा है, इस सवाल में लिखाइएगा कि एज एट 31 दिसंबर 18, एज एट 31 दिसंबर 18 देर इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ ₹5 million विच इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। नहीं, आप अभी नहीं लिखना, विच इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। ये 5 मिलियन की कहानी लिखा है। इसके बाद आपने लिख के आना है 6 के बारे में। 6 के बारे में क्या लिखना है वो कल बता दिया था। एज ऑन 31 दिसंबर कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड बिफोर ईयर एंड एट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट आपने ना सवाल से देख के लिख देना है। पास्ट इवेंट इज सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट। देयरफॉर ₹6 वो जो हमने निकाले हैं, देयरफॉर ₹6 फॉर पेंडिंग क्लेम बाय कस्टमर is most likely that company would require to pay as advised by lawyer. Therefore, a provision should be recorded of ₹6. 6 की provision record कर ले। Next, for an amount of ₹7, पेपर में लिखेगा 18 - 5 - 6। For an amount of ₹7, it is possible that outflow may be required. Will be की बजाय बेशक may be लिख दीजिएगा, outflow may be required. Therefore, a contingent liability would be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. Okay. OL lodged a claim with supplier. Oh, ये तो वो reimbursement भी हो गई। अब फिर डायग्राम बना लेते हैं।
हम कौन है? OL। हमने सर्जिकल इक्विपमेंट किसको बेचा है? कस्टमर को। हमने अपने सप्लायर के खिलाफ केस कर दिया जिससे हमने खरीदा होगा, हमने इससे खरीदा होगा और कस्टमर को बेचा है। फर्ज करें बाहर के मुल्क से हमने मंगवाया है अपने पास और फिर किसी हॉस्पिटल को बेच दिया। हॉस्पिटल भी तो कस्टमर हो सकता है। हॉस्पिटल ने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है। इधर जो है ना, हम इसकी तरफ लाइबल फील कर रहे हैं और इससे पैसे हमें आने हैं। तो एक मजे की एंट्री करने लगा हूं, कर दें इस तरह 11 रुपये ऐसे ही। ज़रा थोड़ा सा आज टच ज़रा डिफरेंट दें इसको। 5 रुपये की लाइबिलिटी कंफर्म है और 6 की प्रॉबेबल है, तो इस तरह की एक एंट्री बन गई। करने दूंगा मैं अभी, सबर। एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट अगली कहानी जी क्या है? वी लॉन्च्ड अ क्लेम विद द सप्लायर। हमने किसके खिलाफ केस कर दिया? इन दिसंबर। अल्लाह का शुक्र है सारी डेट्स हमारे साल के अंदर अंदर की लिख रहे हैं। IAS 10 तब लगाने जब साल के बाद की डेट आए। सारी डेट्स हमारे साल के अंदर अंदर की हैं। IAS 10 का कोई जिक्र हुआ मैं खुद रोक के बता दूंगा। IAS 37 का सवाल है, साल के बाद की डेट आए तो IAS 10 लगाने आपने। द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9। सप्लायर ने 9 मिलियन देना मान लिया। However, OL is still negotiating with supplier। हम फिर भी उससे लड़ रहे हैं and it is high chance that OL would recover a further sum of 3 million। हाई चांस है कि 3 मिलियन और मिल जाएगा। अभी आप रीइंबर्समेंट को छोड़ें, अभी आप सिंपल ये टेबल लगवाएं जरा मुझे। प्रिंसिपली अग्रीड और इट इज प्रोबेबल। प्रिंसिपली अग्रीड को क्या कहेंगे? वर्चुअली सर्टन। तो कितना वर्चुअली सर्टन है मिलना? 9। और कितने का हाई चांस है? 3 मिलियन का हाई चांस है। अब मैं कुछ लफ्ज लिखने लगा हूं, आपकी एक लर्निंग होगी उससे। 9 और 3। 9 क्या है? वर्चुअली सर्टन। 3 एक्सेलेंट प्रोबेबल। सबर 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 सबर, तरतीब से तरतीब से। 9 क्या है? 3 क्या है? प्रोबेबल। इसका नाम एक्सेलेंट रिसीवेबल। रिकॉर्ड द एसेट रिसीवेबल। इसका नाम इसको और जबरदस्त रिकॉर्ड करेंगे इसको। ये तो आज कमाल चीज आपको पता चली कि ये देखें ना, लफ्ज मैच करें। ये वर्चुअली सर्टन है तो इसका एसेट बनाएं और इसकी एंट्री करें। ये प्रोबेबल है तो इसका कंटिंजेंट एसेट समझे और इसे नोट करें इसका। अब ये 6 लफ्ज आपने पेपर में लिखने हैं। As it is virtually certain, so our receivable will be recorded. As it is probable, so our contingent asset will be disclosed। ये बहुत बड़ा हिंट मिल गया पेपर में लिखने के एतबार से। अच्छा जी, आप बताएं मुंह खोल के हमने मांगा कितने? जिसमें से 9 ये है, 3 ये है, बाकी फिर मुंह खोल के हमने मांगा कितने? यार जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं सवाल के साथ? वो अगर कुछ हमने मांगा होता ना तो वो मेरे ख्याल से ना यहाँ लिखा होता OL लॉन्च्ड अ क्लेम विद सप्लायर इन दिसंबर ऑफ रुपीज इतने। वो फिर कोई यहाँ लिखा होता है। ऐसे ज़बरदस्ती ना कहें कि जितना उसने हमारे पे किया वो हमें, हमने वो देना भी नहीं, हमने वो देने में भी तंगी करनी है और उधर से भी मांगने में लुट मचा देंगे। हद होगी। तो ज़बरदस्ती ये फिगर आप मुझे को बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ सवाल ने नहीं दी, इसलिए मैंने इस तरह डायग्राम नहीं बनाई। ये मैंने डायग्राम ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई है क्योंकि मुझे ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। अब आपने क्या करना है? अब आपने वर्चुअल सर्टन की अंग्रेजी लिखनी है।
वर्चुअली सर्टन की अंग्रेजी कहाँ से लिखेंगे? वर्चुअली सर्टन की हाउ टू राइट डाउन इन पेपर। वर्चुअली सर्टन की अंग्रेजी ये आपको पता है हमारी किताब पे पेज 252 है। तो क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9 million is accepted by supplier, therefore it will be taken as and it will be recorded as an asset. Now recovery of the claim to the extent of ₹3 is probable, therefore a would be disclosed giving brief description of event and estimate of। ये 9 और 3 मैंने दूसरी क्लास में लिखा हुआ था उधर, वर्चुअली सर्टन और कॉन्टेंजेंट एसेट। डन हो गया। लेकिन यार ये रीइंबर्समेंट वाला केस भी है ना, तो रीइंबर्समेंट की 4 बातें बताई। रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टन होनी चाहिए। नंबर 2, रीइंबर्समेंट उतनी रिकॉर्ड कर सकते हैं जितनी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में सेपरेट, P&L में नेट। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि मैं रिसीवेबल कितने से बुक करूं? रिसीवेबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा यार कुछ लोग ना बहुत ही बूंगी मारते हैं, कहते हैं सर नहीं 6 की लाइबिलिटी है तो 9 का रिसीवेबल आप बुक कर रहे हैं। यार प्लीज़ बी अ मैच्योर मैन। हमारा नुकसान तो 11 का ही हुआ है ना, वो मान लिया हमने 5, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अगेंस्ट रिकवरी नहीं कर सकते हम। तो अजीब सी बोंगी ना मारा करें कि द रिसीवेबल शेल बी रिकॉर्डेड अप टू 6 रुपये। हद होगी यार, 5 भी आप ही की लाइबिलिटी है, वो और किसकी लाइबिलिटी है? बस उसका नाम अगर मैंने लाइबिलिटी रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप पेपर में ये लिखाएंगे कि मेरी प्रोविजन सिर्फ 6 की है? नहीं यार, ओवरऑल बताओ, बी अ मैन, ओवरऑल बताओ मेरी लाइबिलिटी कितनी है। और बोले 11 का बोझ है ना मेरे कंधों पे, 11 के अगेंस्ट मैंने अगले से कितना मांगा है? 9। वो 9 देने को मान गए, तो इसलिए ये मसला नहीं है। अब रिसीवेबल अल्लाह का शुक्र है बुक करें पूरे 9 से। रिसीवेबल में देयर इज नो टेंशन, पूरे 9 से बुक करें। हाउएवर इन बैलेंस शीट 9 should be shown separately and 5 and 6 should be shown separately. And in P&L the kharcha of 11 may be shown net of income of ₹9 amounting to ₹2। 2 रुपए का P&L के अंदर खर्चा बुक कर दें। तो कहां नेट करने की इजाजत है और कहां नहीं? बैलेंस शीट में। तो ये लाइन भी आपने जो है वो लिख के आनी है। बैलेंस शीट में लिख दें लाइबिलिटी और प्रोविजन अलग अलग, वो ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहरहाल लिख दें, कोई मसला। बस ये उसमें ना सिर्फ ये बताना होता है कि रिसीवेबल को अलग बुक करें। देखें उसने भी यही लिखा हुआ है, हाउ टू राइट डाउन। नाउ कंपनी शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ ₹9 million। इन SOCI इट मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ रीइंबर्समेंट। खर्चे और रीइंबर्समेंट को नेट कर दें। ये लाइन मेरे ख्याल से अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत ये लाइन? क्योंकि एक्सीड नहीं करा, तो ये लाइन बेशक ना लिखें। अब कौन कौन सी चीजें लिख के आएंगे? प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वर्चुअली सर्टन, कॉन्टिंजेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पॉज करो, नमाज के बाद शुरू करते हैं। ओ तेरी खैर, शुरू भी कर दिया। अच्छा अच्छा जी, अब थोड़ा सुकून करते हैं। सुकून के लिए कवर है। अच्छा, पेज नंबर 287 पे ले आए साथ वाले को आज। वी आर वेरी हैप्पी टुडे। IAS 10 का जिक्र खैर तब करना है जब साल के बाद की कोई डेट आ जाए सवाल में। In the context of Khalaji के standard, discuss how the above issues should be dealt with in the financial statements of SAL for the year ended 30 जून 2020। 30 जून 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इश्यूज कैसे डिस्कस होने हैं? ऑन 16 जून 2020
16 जून 2020 को, साल ख़त्म होने से 14 दिन पहले, एक एयरक्राफ्ट है सुकून एयरलाइन का, मेड एट था लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। जहाज जो है जा रहा था, जहाज को अचानक उतरना पड़ा। पायलट को पता नहीं क्या याद आ गया होगा, तो पायलट साहब अपना मोबाइल घर में भूल गए, तो पायलट साहब ने एक इमरजेंसी लैंडिंग कर दी नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग, एक फैक्ट्री बिल्डिंग के पास। अब तैयार रखें, आगे हम साथ साथ करते रहेंगे। रशीद जहाज डिगने वाला है, जहाज गिरने लगा। रशीद चढ़ गया मजीद के ऊपर। ओ तेरी खैर मजीद, ओ जहाज डिगने वाला है। पायलट के ऊपर सारे चढ़े। ओ अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ हैं, शुक्र है, इधर से तो बचत होगी। दो ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड वर सेफ, सारे जहाज में बैठे हुए जहाज सारे सेफ हैं, सारे सवारियां सेफ हैं। ओए एक गरीब आदमी की फैक्ट्री थी, एक गरीब आदमी, सारे मजदूर मर गए इतनी जल्दी। द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड, नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड। जहाज किसी फैक्ट्री के ऊपर गिर गया जाते जाते। एज अ रिजल्ट इन्ना लिल्लाह, दो लोग तो मौके पे ही जहाँ वहाँ को, यार हंस क्यों रहे हो, मेरी भी इसमें सीरियस है। एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, 2 मौके पे फोत हो गए, 5 जो है वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। टोटल कितने हो गए? 7। चलें जी आगे। 2 की रूहें चली गई हैं, 5 की बाकी हैं। आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट, 23 जून 2020, 1 मिनट लगाएं, आप पढ़ लें पूरा। ओके, आफ्टर 1 वीक ऑफ एक्सीडेंट, 23 जून 2020 को एसएएल के सीईओ ने इन्फॉर्म कर दिया इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, इन्फॉर्म्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट एसएएल विल पे 15 लाख फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ। 15 लाख को फिर ज़रूर दे दें 2 से, 2 लोगों की डेथ हुई है ना, और सबर 15 लाख फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ, और मरे कितने हैं? 2। 15 लाख को 2 से ज़रूर दे दें। एंड 1 मिलियन फॉर ईच इंजर्ड वर्कर। इंजर कितने हुए? 5। तो इसको 5 से ज़रूर दे दें। जवाब क्या आया? 5। तो 5 जमा 3 8, समेशन इज इक्वल टू 8। तो इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन सी ऑब्लिगेशन? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन जो मर्जी हो, पहली एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 8 से। चलें जी आगे। लाइबिलिटी बना लो, कोई ऐसा वो नहीं, लाइबिलिटी बना लो, कोई मसला नहीं, प्रोविजन स्लैश लाइबिलिटी लिख लें। आगे चलें। ऑन 8 जुलाई 2020, साल ख़त्म होने के 8 दिन बाद, फैक्ट्री का ओनर आ गया कि यार तुम लोगों ने तो वर्कर्स की हेल्प की है, जो मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग तबाह हुई है। तो यार 8 जुलाई को फैक्ट्री के ओनर का आना, मैंने कहा था बैलेंस शीट डेट के बाद की डेट आ जाए तो ज़रा कान खड़े हो जाया करें, IAS 10 टेस्ट करा होगा। तो हम इसमें छोटी सी एक लाइन लिखाएंगे, द क्लेम फाइल्ड बाय फैक्ट्री ओनर आफ्टर ईयर एंड रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट। ये छोटी सी लाइन डालाइएगा आगे। द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन। जी, मुंह खोल के कितना मांगे उसने? 2.5 करोड़ रुपया। उसने कहा 2.5 करोड़ रुपया मुझे दो, मैंने अपनी फैक्ट्री की रिपेयर करानी है। केस स्टिल पेंडिंग, केस अभी पेंडिंग है।
हमारे लॉयर का ख्याल है कि 70% चांस है कि 20 मिलियन देने पड़ेंगे और 30% चांस है कि 15 मिलियन देने पड़ेंगे। ये परसेंटेजेस केस हारने जीतने वाली हैं या ये परसेंटेजेस अमाउंट के साथ जाके मिल रही हैं? अमाउंट के साथ जाके मिल रही हैं, तो ये रिलायबल एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। ये रिलायबल एस्टीमेट वाली हैं। अगले ने मांगा कितना? 25। हमारा लॉयर कह रहा है या 20 देना पड़ेगा या 15। हमने कहा नहीं, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, मुझे बताओ 20 देना पड़ेगा या 15। फिर उसने थोड़ा सा और ज़रा बात को खुल के वाजे किया। उसने कहा ज़्यादा चांस है कि 20 देना पड़ेगा, कम चांस है कि 15 देना पड़ेगा। हमने कहा यार फिर छोड़ो, ये अब परसेंट सब हमने काट देनी है। मोस्ट लाइकली कह के कितना देना पड़ेगा? 20। तो 25 में से 20 प्रोबेबल हो गया। प्रोबेबल की क्या बनाते हैं? प्रोविजन। प्रोबेबल मतलब हाई चांस है देने का, इसकी प्रोविजन बनाएंगे। बाकी कोई पॉसिबिलिटी है कि जज साहब और भी पैसे दिलवा दें? तो इसकी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। तो प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। यहां तक ना मैं ज़रा लिखवा दूं आपको ज़बानी कि क्या लिख के आएंगे। इसमें आप सबसे पहले तो वो लिख के आएंगे 8 मिलियन वाला। एज ऑन 30 जून 2020 द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हु वर इंजर्ड because there is a present obligation in respect of past event. Past event सवाल से उठाने, which in this case is damage caused, यानी which in this case is death of employees and वो कर दें which in this case is death of employees and injury before year end due to emergency lending लिख दें आगे। रुपीज 8 मिलियन, आगे कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा। रुपीज 8 मिलियन फॉर पेंडिंग क्लेम, नहीं अब उन्होंने नहीं क्लेम किया, वो आपने खुद ही कह दिया। रुपीज 8 मिलियन इज द अमाउंट दैट कंपनी वुड रिक्वायर टू पे। छोटा सा लफ्ज यहां और डालिएगा, बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बीइंग informed by press conference that SAL will pay। इन्फॉर्म होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी। Therefore a provision should be recorded in amount of rupees, मैं तो आ देता हूं 8। इस तरह की लाइन लिख के आएंगे। फिर अगली दोबारा यही वाली अंग्रेजी लिख के आनी है, बट नाउ फॉर जो हमारे खिलाफ केस हुआ है उसमें लिख के आएंगे द कोर्ट केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट टू सर्कमस्टेंसेस डेट एग्जिस्टेड बैलेंस शीट देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इस छोटी सी लाइन डाल के फिर आगे, इन दिस केस कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर पेमेंट टुवर्ड्स बिल्डिंग ओनर because there is a present obligation in respect of past event which in this case is damage to building before year end. rupees 20 million for the pending claim by building owner is most likely that company will pay, therefore a provision should be recorded of 20 million. For an amount of rupees 5 million it is possible that outflow will be required, therefore a contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect। यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे जो हम इतना लंबा लिख रहे होंगे पेपर में, इतना आपको कहा जाएगा तो आप इसे छोटा लिख के आएंगे। आगे जी, ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट की वजह से एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया है लेकिन अब उसकी रिपेयर नहीं कराई जा सकती।
एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, उसकी रिपेयर नहीं कराई जा सकती, और कॉन्सिक्वेंटली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं वी कैनॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनी मोर। इस पे सवारियों को बिठाना तो दूर की बात, अगर हम इसको म्यूजियम में रख दें और बच्चों को बुला के झूले माया करें तो बच्चे भी इसके वो लिफ्ट नहीं कराएंगे। बच्चे कहेंगे ये क्या एयरक्राफ्ट है अबू, इस पे तो बैठते हैं, ये तो हिलता भी नहीं। तो ये इस काबिल भी नहीं रहा। अंडरलाइन करें, नो यूज। ना ये जहाज उड़ाने के काबिल रहा है, ना ये जहाज दिखाने के काबिल रहा है। ये जहाज किसी काबिल नहीं रहा। द एयरक्राफ्ट, ओए ये हमारा है ही नहीं, ये तो हमारा जहाज ही नहीं है, हमारे जहाज तो नहीं होते ना अच्छा। द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज, ये जहाज हमने किराए पे लिया हुआ है, और मंथली किराया $0.5 मिलियन का। ये शॉर्ट टर्म लीज है, ये बात तो पता है ना आपको, ये शॉर्ट टर्म लीज है, यानी इसका जो किराया होगा वो रेंट एक्सपेंस में जा रहा होगा। एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर 20। एक्सपायर कब लीज होनी है? अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको पता है लीज एग्रीमेंट वैसे नॉन कैंसिलेबल होता है, बाय डिफॉल्ट यही एज्यूम करेंगे लीज एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल है। अच्छा, लेकिन सवाल ने आगे वाज़ेह कुछ चीज़ें बता दी हैं। 30/20 हमारा ईयर एंड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या हो रहा है? ये तो हमारा ईयर एंड है। अक्टूबर में क्या हो रहा है? लीज एक्सपायर हो रही है। अब सवाल ये है कि 4 महीने और 16 जून को क्रैश हो गया एयरक्राफ्ट। 16 जून को एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। अब ऑब्वियसली मैं लीजिंग कंपनी के पास जाऊंगा और उससे कुछ बातें करूंगा, यार एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है तो मेरे से किराया लेना बंद करो, इस किस्म की कोई बात करूंगा। तो आगे सवाल कहते हैं वो मैं बताता हूँ, वो फिर तुम ना ये बताओ, मैं बताता हूँ। द एयरक्राफ्ट वॉज अकॉर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल ऑफ फॉर 10 मंथ्स एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर। 4 महीने ये पहले से हमने लिया होगा। एज पर लीज एग्रीमेंट, अगर एयरक्राफ्ट को एक्सीडेंट आ जाए, ओह गुड, लीज एग्रीमेंट में कोई क्लास डली हुई थी इस बारे में। अगर एयरक्राफ्ट को एक्सीडेंट आ जाए तो एसएल इज रिक्वायर्ड टू पे, इज रिक्वायर्ड टू पे। इसे शायद कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉन कैंसलेबल है, अब आपको पे करना पड़ेगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर में आउटफ्लोज आपके होने हैं रेंट के, और जहाज को ना आपने चला के सवारियों से पैसे लेने हैं, ना आपने जो है मीनारे पाकिस्तान के पास खड़ा करके बच्चों से पैसे लेने हैं। कैनॉट यूज लॉस लिखा हुआ सवाल में। एसएल इज रिक्वायर्ड टू पे, रिक्वायर्ड टू पे बड़ा खतरनाक लफ्ज था, इज रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंटल्स। ओ, टिल एक्सपायरी ऑफ लीज नहीं, टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जब तक कि इंश्योरेंस क्लेम ना मिल जाए। इंश्योरेंस क्लेम अल्लाह का शुक्र है मिल गया 31 अगस्त को, इंश्योरेंस क्लेम 31 अगस्त को मिल गया। हमने कब तक पैसे देने हैं? वो इत्तफाकन सवाल ने एक डेट डाल दी इंश्योरेंस क्लेम की और कहा इंश्योरेंस क्लेम ताकि हमने पैसे देने हैं। अब मुझे बता दें, मुझे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 2 महीने के रेंटल्स की करनी पड़ेगी या 4 महीने के रेंटल्स की? 2 महीने के रेंटल्स की। वाई? क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, लीज एक्सपायर होने तक मुझे किराया देना है या मुझे किराया देना है इंश्योरेंस क्लेम तक? अब आप मुझे बताएं कि प्रोविजन जो मेरी रिकॉर्ड होगी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में, इफ आई ऑनर, अगर मैं ऑनर करूं तो जुलाई और अगस्त में सवारियों को बिठा के कितने पैसे आएंगे? जहाज ही नहीं है। लोगों को ये तो नहीं कहूंगा अगर जहाज होता तो मैं तुम्हें सैर कराता, चलो पैसे दो। आउटफ्लो $0.5 इंटू 2 months, $1 million। नेगेटिव कितना आ गया? $1 million। इफ आई कैंसल वाली कोई बात नहीं है, पेनल्टी शनल्टी वाला कोई चक्कर नहीं है, बल्कि इन दोनों में से लोअर फिर लेते होते हैं। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, इन दोनों में से लोअर लेते हैं, तो कैंसल वाला कोई बात ही नहीं है। इसलिए आई विल रिकॉर्ड अ लाइबिलिटी ऑफ 1 million। 1 million, मैं 1 million की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। अब इसकी अंग्रेजी वगैरह लिख लेते हैं जी।
इंश्योरेंस मेरे ख्याल से ना, इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलना है? मेरे ख्याल से ओनर को मिलना होगा। ओनर जो नहीं, जो इस एयरक्राफ्ट का ओनर है, उसको मिलना होगा। और वो बड़ा अजीब इंसान था, उसने एग्रीमेंट में एक चीज़ लिखवाई हुई थी कि अगर मेरा जहाज़ तेरी वजह से तबाह हुआ ना, तो जब तक मुझे इंश्योरेंस क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे ना, लेसर ने लेसी को कहा हुआ था, तब तक तुझे किराया देना पड़ेगा। अब ये एग्रीमेंट इतना बुरा था कि मैं बेचारा इतना परेशान हूँ कि 16 जून को जहाज़ तबाह हो गया, लेकिन मैं जुलाई में भी जाके किराया दे रहा हूँगा, अगस्त में भी जाके किराया दे रहा हूँगा, और दुआ मांग रहा हूँगा यार जल्दी जल्दी इसको इंश्योरेंस क्लेम मिले। तो अगस्त में उसने आके कह दिया यार मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, अब मेरा मेरा गुजारा चलेगा, अब तू किराया देना बंद कर दे। इस तरह की कोई बात है सवाल में। जल्दी करें, मैं फिर इसको लिखना कैसे है वो बताऊं। तो मेरे लिए 31 अक्टूबर की डेट क्यों इरेलीवेंट हो गई? क्योंकि उस सवाल कह रहा है कि आपने किराया पे करना है जब तक इंश्योरेंस क्लेम ना हो। तो अब मैं जुलाई अगस्त में किराया तो दूंगा लेकिन सवारियां नहीं बिठा सकूंगा। क्योंकि पायलट मेरे पास हो भी तो जहाज के बगैर पायलट ने कैसे उड़ना है? पायलट खुद तो नहीं उड़ सकता, बाजुओं पे बिठा के सवारियों को ले जाए। ओके। अच्छा, ये ना एक प्रोविजन का स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसे कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरे ख्याल से ये हाउ टू राइट डाउन में जो पेज है 253 किताब का, इसकी डिस्कशन से पहले आप बेशक प्रोविजन भी लिख के आया करें। इसमें ये एक प्रोविजन ही है। एज ऑन 30 जून कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ लीज रेंटल्स because at reporting date there is a present obligation in respect of past event, which in this case is lease agreement, past event. Therefore rupees नहीं, $1 million liability should be recorded as a provision by translating into पाक रुपीस। ये भी लिखा है क्योंकि रेट उसने दिया नहीं हुआ। by translating it into पाक रुपीस। बेहतर है कि ये लाइन भी लिखाइएगा बीच में जो पेज 253 पे लिखी हुई है। बिकॉज इट इज़ एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, सो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल एंड कॉस्ट टू कंपनसेशन। देयर इज नो कॉस्ट टू कंपनसेशन, सो कॉस्ट टू फुलफिल इज ओनली $1 million, एट विच अमाउंट प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। इंश्योरेंस क्लेम मुझे नहीं लग रहा कि हमें मिलना है। बस आप ये लिख देंगे कि वी विल मेक पेमेंट टिल अगस्त बिकॉज एज पर एग्रीमेंट, फिर आगे ये लफ्ज़ लिख देना वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू पे रेंटल टिल ये, हाँ ये लफ्ज़ डाल देना। ओके चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 पास्ट पेपर का हम करते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। 1, सवाल की रिक्वायरमेंट में जाके बताएं हमारा ईयर एंड क्या है। सवाल बेजान सा है, ऐसे उसने कहानी ज़रा लंबी बनाने की कोशिश की है। 31 दिसंबर 19। अच्छा जी, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम डेट टुडे इज यकम फरवरी 20। ये ना उसने एक मज़े की चीज़ डालनी शुरू कर दी हुई है सवालों में। वो कह रहे हैं एज्यूम करो आज क्या तारीख है, यकम फरवरी 20। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर्स की ऑथोराइज करते करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं ऐसी सेफली एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे वॉलनेट वाले सवाल में था कि 31 मार्च 20 को डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज किए हैं। बहरहाल व्हाट इज़ माय ईयर एंड, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। व्हाट इज़ माय ईयर एंड, 31 दिसंबर 19। महीने में कहाँ अकाउंट्स बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते, अकाउंट्स बनते बनते टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही सवाल वाले ने मुझे ना यकम फरवरी पे खड़े करने की कोशिश की। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों।
तो कहते हैं जी तुम यकम फरवरी पे खड़े होकर सवाल सॉल्व करो, यकम फरवरी पे खड़े होकर मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आराम से ही करना है, डायरेक्टर्स ऑथोराइज इस दिन करेंगे। तो यकम फरवरी को खड़े होकर ना मुझे कुछ डाटा दे रहे हैं। आप फाइनेंस मैनेजर हैं वंडर लिमिटेड के, आपने थोड़ा से कंधे संधे सेट किए, आपके छोटे ने आपको आके ना कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2019 की बन रही हैं। ही हैज़ ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन। उसने अंग्रेज़ी में आपको कुछ बातें बताई हैं, वो तो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसने अंग्रेज़ी में आपको कुछ बातें बताई हैं, अब आपने समझनी है बस। कहते हैं सर वो ना 2019 के मिड में 2019 के हमारे साल, कहते 2019 के मिड में ना हमने सर आपको पता है जैसे कि एक लैपटॉप लॉन्च किया था जिसका नाम ही हमने चैम्प रखा था, जो कि लोगों में ऐसा ज़बरदस्त हुआ यार, छोड़ डेल छोड़ एप्पल फारग हैं, चैम्प लैपटॉप हो तो चैम्प। नवंबर में लोगों को पता चल गया कोई गड़बड़ है। नवंबर में वी स्टार्टेड रिसीविंग शिकायतें अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। उत्तरी खैर तिर 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 की आवाज़ें लैपटॉप में आती थी, करीब इलेक्ट्रिक शॉक हो रहे थे, एंड एक्सेसिव हीटिंग, और हीटअप हो जाता था। लैपटॉप लैब पे रखा जाता है, लैब पे तो लैब भी हीटअप हो जाती थी। सम ऑफ दीज इंसिडेंट रिजल्ट्स इन सीरियस इंजरीज। हालांकि कस्टमर्स ने कपड़े पहने होते थे उसके बावजूद एक्सेसिव हीटिंग की वजह से टांगें सड़ने लगी थी। सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू कस्टमर्स। और जैसे सिगरेट के ऊपर होंठों की तस्वीर लगाई होती है उस तरह के लोगों ने तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हमारे बारे में। सेवरल कस्टमर फाइल्स क्लेम, अपने टांगों की, सेवरल कस्टमर्स फाइल्ड क्लेम्स फॉर डैमेजेस। ये क्लेम फॉर डैमेजेस ये होता है कि लोग ना आपसे जुर्माना मांग रहे हैं, आपसे लैपटॉप खाली मांग के गुजारा नहीं चलेगा। ये भाई बैठे हुए हैं, कैलकुलेटर पकड़ाओ अपना, मैं इनसे अपना कैलकुलेटर छीन लूँ, अब ये मेरे से 500 रुपया कैलकुलेटर का नहीं मांगेंगे, ये कहेंगे आप होते कौन है मुझे डराने वाले, आपसे आप चीज़ों में तरा निकल गया है, मुझे लाख रुपए दें। ये होते हैं डैमेजेस, ये होते हैं डैमेजेस। डैमेजेस नहीं देने कैलकुलेटर वापस, अच्छा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को डैमेजेस देने पड़ेंगे। सेवरल कस्टमर ने डैमेजेस मांगा, जुर्माना मांगा, क्यों? क्योंकि हमें इंजरीज हुई हैं, हमें जुर्माना दो। द मैटर वॉज हाईली पब्लिसाइज्ड इन मीडिया एज वेल। और कुछ कस्टमर्स ऐसे थे हमारे लैपटॉप्स के जिसके जियो न्यूज़ में जानने वाले थे, तो उन्होंने तो हमारी बिस्ती शुरू कर दी न्यूज़ चैनल्स के अंदर आके, ओए तुम्हें पता है चैम्प का लैपटॉप, ओ यार बदनाम कर दिया इसने तो मेरी टांगें खा ली हैं सारी। तो मैटर वॉज हाईली पब्लिसाइज्ड इन मीडिया एज वेल। ऑन 1 दिसंबर 2019, साल खत्म होने से महीना पहले, ये आपका असिस्टेंट आपको कहानियां सुना रहे, साल खत्म होने से महीना पहले WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स, और WL ने कंप्लेंट्स कुछ रीस्टार्ट हो गया हूँ, सॉरी आगे। ऑन 1 दिसंबर 2019 WL ने चैम्प की सेल रोक दी। इसका मतलब है एक इंडिकेशन उसने हमें दी है कि कुछ स्टॉक में भी पड़े हुए हैं, कुछ उसने इंडिकेशन दे दी है कि स्टॉक में भी पड़े हुए हैं। हमने चैम्प की सेल रोक दी। WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी, हमने इंक्वायरी शुरू कर दी, विच लेड टू द कंक्लूजन दैट दीज इंसिडेंट्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ चार्जर। पता चला कि मसला लैपटॉप में नहीं है, मसला किस में है? चार्जर में। ये आग चार्जर की लगाई हुई थी। नेक्स्ट, ऑन 25 दिसंबर 19, साल खत्म होने से 6 दिन पहले WL अनाउंस्ड, लो जी अब मजे की बातें शुरू हो गई। WL अनाउंस्ड, ये पहली बात आई है काम की। WL ने अनाउंस कर दिया है सारे कस्टमर्स को कि तुम लोग रिप्लेसमेंट चार्जर ले जाओ फ्रॉम 15 जनवरी, आना अगले साल आके ले जाना, एंड ऑनवर्ड्स, यानी जरूरी तो नहीं सारे 15 को आ जाए, कोई 16 को आएगा, कोई 17 को आएगा, 15 या उसके बाद आ जाना, फ्रॉम WL सर्विस सेंटर विदाउट एडिशनल कॉस्ट, तुम्हें चार्जर मुफ्त में देंगे। तो 15 जनवरी को हम सड़क के बाहर खड़े होकर कह देंगे कि जिन्होंने हमारे लैपटॉप ले लिए हैं, चार्जर ले लो, मुफ्त में ले लो। ये 15 जनवरी के बाद हम आवाज़ें लगाना शुरू कर देंगे, तुम लोग लैपटॉप लेके आना, साथ हमें साबित करना, तो हम तुम्हें चार्जर देने लग जाएंगे विदाउट एडिशनल कॉस्ट, तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे। तो ये पहली लाइबिलिटी है जो हमारे कंधों पे पड़ी, लैपटॉप के चार्जर देने की, फुल स्टॉप। द सेल ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट। और वो जो कोई पड़े हुए चैम्प लैपटॉप थे ना, उनको भी हम इंशाल्लाह बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन अब थोड़े सस्ते बेचेंगे। पहले अगर 90,000 का बेच रहे थे तो आप शायद 85,000 का बेच रहे होंगे। डेटा उसने नहीं दिया हुआ अभी। फर्दर इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड,
अब ये एक और लाइन आ गई कोई, ये वैसे ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स ने इंटरनली डिसाइड किया है कि एक फ्री यूएसबी भी देंगे कस्टमर को, कमिंग फॉर कलेक्टिंग रिप्लेसमेंट चार्जर एज अ गुड जेस्चर। तो जब लोग 15 जनवरी को चार्जर लेने आएंगे, तो चार्जर लेकर जब वो जा रहे होंगे तो 2 कदम उठाएंगे तो हम उनको बुलाएंगे, वो कदम उठाएंगे हम बुलाएंगे। आपके लिए खुशी की खबर है, वो पीछे मुड़ेंगे, आपके लिए हमने एक यूएसबी भी रखी हुई है। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई, आपके लिए हमने एक यूएसबी भी रखी हुई है। लेकिन ये हमने अभी लोगों को बताया नहीं है, ये हमने इंटरनली डिसाइड किया है। द मैटर वॉज रेज विद अ सप्लायर ऑफ चार्जर्स। मैटर किसके साथ रेज किया गया? सप्लायर ऑफ चार्जर। ओ, ये तो वही जो अभी सुबह से कहानी पढ़ रहे हैं कि हम किसी और के ऊपर डाल दिया हमने अपना मलबा। लोगों ने कहा लैपटॉप खराब है, हमने कहा जिसने चार्जर बेचे थे उस बंदे ने हमारे साथ गड़बड़ किया है, हमने मलबा अगले पे डाल दिया। जैसे रशीद मुर्गी वाले पे, जैसे मुर्गी वाले पे हमने बर्डन डाल दिया था मैरिज हॉल के केस में। बरातियों ने मैरिज हॉल के खिलाफ केस किया था, मैरिज हॉल ने मुर्गी वाले के खिलाफ केस किया था। द मैटर वॉज रेज विद द सप्लायर ऑन 20 जनवरी 2020। BL एडमिटेड द फॉल्ट, बेटी लिमिटेड ने कहा मेरी गलती है, एंड एग्रीड, ये कोई लफ्ज आया काम का, एंड एग्रीड, और वो मान गया टू ओनली एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ चार्जर्स अगेंस्ट द फ्यूचर प्राइस। कहते हैं फ्यूचर में तो मेरे से चार्जर लेते रहना, तो मैं वो तुम्हें प्राइस एडजस्ट कर दूंगा, परेशान ना हो। यानी पैसे दे नहीं रहा लेकिन देने का वादा कर लिया। अच्छा, वो उसकी मर्जी है कि फ्यूचर की परचेजेस में काम करे या कि चेक बना के दे दे, मर्जी है उसकी। बस हमें अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से तसल्ली हो गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर योर असिस्टेंट हैज प्रोपोज्ड अ प्रोविजन ऑफ 105। आपके असिस्टेंट ने 105 की प्रोविजन का मशवरा दिया है। ये देखे ऊपर 105 की प्रोविजन बनाने का आपके अकाउंटेंट ने मशवरा दिया है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 19 हैविंग द फॉलोइंग ब्रेकअप, जिनका ब्रेकअप ये है। कुछ चार्जर्स हमने रिप्लेस करके देने हैं, वो हमें ख़रीद के देने पड़ेंगे, पता नहीं आप बाज़ार से ख़रीदें जहाँ से भी ख़रीदें, कुछ चार्जर हमें ख़रीद के देने पड़ेंगे कस्टमर्स को, होलसेलर्स और रिटेलर्स को, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारे पड़े हुए हैं लैपटॉप्स, उनके भी चार्जर हमने चेंज करने हैं। आप बता दें जी, कस्टमर्स और होलसेलर्स और रिटेलर्स का क्या मतलब है? कुछ लैपटॉप्स हमने बेचे होंगे आम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कुछ लैपटॉप हमने दुकानदारों को बेचे होंगे जिन्होंने आगे बेचने हैं, और कुछ लैपटॉप हमारे पास पड़े हैं। तो फर्ज कर लें 70 लैपटॉप हमने कस्टमर्स को बेचे, 30 हमने दुकानदारों को बेचे, और 10 हमारे पास पड़े हुए हैं। इन सब के लिए हमें चार्जर चाहिए। वो सारे चार्जर कितने के आएंगे? इतने के आएंगे। अब सवाल में हमने लाइन ढूंढनी है। अब ये बस एक चीज थी, सवाल में हमने लाइन ढूंढनी है। इसकी कहानी जरा मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, इतनी सी कहानी के चार्जर के बारे में। WL अनाउंस्ड, ब्रैकेट में अनाउंस्ड, बल्कि ना अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से इधर लिख लें। अपने के लिए अनाउंसमेंट क्या करने की जरूरत है? इन दोनों की जी अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप बता दें जी, ये दोनों की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये कौन सी ऑब्लिगेशन बनेगी, लीगल या कंस्ट्रक्टिव? तो रिप्लेसमेंट चार्जर की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। डन, ओके। इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई बिकॉज ऑफ बीइंग अनाउंस्ड, अनाउंस होने की वजह से। अमाउंट 9.1, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 9.1। अच्छा जी, ये क्या है 4.9? ये है कॉस्ट टू रिपेयर क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट टू सेल तो नहीं है, कॉस्ट टू कंप्लीट समझ लें, कॉस्ट टू रिपेयर समझ लें, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही नहीं है। कॉस्ट टू रिपेयर क्लोजिंग स्टॉक, ये है कॉस्ट टू रिपेयर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को रिपेयर करने की कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा वाला चैम्प पड़ा हुआ है, अच्छा वाला बुरा वाला?
उस बुरे वाले में लैपटॉप खराब है या चार्जर? बैग में तो सारी चीजें पड़ी होंगी, उसमें सिर्फ चार्जर खराब है, तो चार्जर कॉस्ट टू रिप्लेस, कॉस्ट टू रिपेयर, क्लोजिंग स्टॉक। ये 4.9 का क्या करना है? अनलकीली ना उसने लैपटॉप्स की कॉस्ट नहीं दी हमें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी नहीं दी, नॉट गिवन इन पेपर, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वो भी नहीं दी, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर 4.9। तो आई के अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है 4.9 के बारे में कि इट विल बी कंसिडर्ड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एनआरवी। बस जाहिर बात है कोई कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। चलिए जी नोट करें। तो 9.1 की लाइबिलिटी बुक कर ले। ये किनको लेके देनी है? नए चार्जर कस्टमर्स को, होलसेलर्स को, डीलर्स को, उधर से कोई और ले आए। और चलें जी, इस अटेम्प्ट में ना उसने बड़ी कंजूसी की थी सोल्यूशन लिखने में। जो सोल्यूशन बनाने वाला था फिगर्स उसने बहुत कम लिखी, हालांकि उसे लिखनी चाहिए थी। इस सोल्यूशन बनाने वाले ने काफ़ी कंजूसी की थी। अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस टू कस्टमर्स एंड टू होलसेलर्स एंड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अनाउंसमेंट मेड बिफोर ईयर एंड डेट इज ऑन 25 दिसंबर 2019। तो इसने ये ऊपर वाली बात ढूंढ के ना जो हमने एरो डाल के लिंक की है उस वाली बात को लिखा है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस इन ओवर स्टॉक वुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड वी विल कंपेयर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद एनआरवी फाइनली। बस फिगर्स लिखनी चाहिए थी, उसको उसने लिखी नहीं। आगे चलें जी। आप बता दें मोहतरम, ये लिख दें आप लोग अमाउंट 6.8 और 2.3। अच्छा मुझे बता दें आप बीएल बैटरी लिमिटेड से वाली बात ज़रा ढूंढें। आप बैटरी लिमिटेड वाली बात, ये अब मैं रिकवरी को ढूंढता हूँ फ्रॉम बैटरी। इसके बारे में कहाँ लाइन लिखी हुई है? ये जी बनाया आप। BL admitted the fault and agreed to adjust the cost of defective charges। उसने एडजस्ट करने का एग्री कर लिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना पैसे कम दे रहा है। अच्छा उससे हम पैसे किन चार्जर्स के मांगेंगे? जरा सोच के बताएं, उनसे हम पैसे किन चार्जर्स के मांगेंगे? जो चार्जर उसने हमें बेचे हैं उनके पैसे मांगेंगे या जो चार्जर हम आगे बेच चुके हैं उसके पैसे मांगेंगे? नहीं, मैं आपको किसने कहा जो बेच चुके हैं? उससे तो हम सारे चार्जर्स के पैसे मांगेंगे। उससे हम कहेंगे तूने हमें चार्जर जो बेचे हैं ना उनमें से कुछ तो लैपटॉप के बैगों में डाल के मैंने कस्टमर को दे दिए, कुछ लैपटॉप के बैगों में डाल के होलसेलर को दे दिए, रिटेलर को, और कुछ बैगों में डाल के मेरे पास पड़े हुए हैं। तेरे सारे चार्जर फारग हैं। तो व्हाट आई फील कि आपका नुकसान 14 इशारिया एग्जैक्ट 14 आ रहे, आपका नुकसान टोटल 14 का हो रहा है। उसके बदले रिकवरी कितनी हो रही है? मैंने माना ये 4.9 प्रोविजन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करें ना। हम उससे 14 के अगेंस्ट 11.5 मांग रहे हैं। अब अगर आप मुझे बताएं कि प्रोविजन के अगेंस्ट रिसीवेबल कितने हैं, तो वो एक निहायत ही टेक्निकल कैलकुलेशन होनी थी जो आई कैप ने भी नहीं की। 11.5 मुझे रिकवर होंगे अगेंस्ट 6.8, 2.3 एंड 4.9।
लेकिन मैंने लाइबिलिटी में लेके गया हूं 6.8 और 2.3, तो ये एक नहायत ही टेक्निकल कैलकुलेशन होनी थी। जवाब बताएं। 7 पॉइंट तो ये एक नहायत ही अजीब सी कैलकुलेशन होनी थी कि उससे मांगा कितना, 11 मांगा इस नुकसान के बदले, लेकिन उसमें से कितना नुकसान मैंने प्रोविजन में बुक कर लिया, 9.1, इन दोनों का टोटल। तो इस तरह की कोई कैलकुलेशन होनी थी, बट देखते हैं आई कैप ने क्या किया है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने बस वो ऊपर वाली लाइन से लिंक किया है, रीइंबर्समेंट फ्रॉम बीएल वुड बी रिकॉर्डेड इन 2019। रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड होती है क्योंकि रीइंबर्समेंट रिसीवेबल है, एज इट इज वर्चुअली सर्टन दैट बीएल वुड रीइंबर्स द अमाउंट बाय एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव चार्जेस अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। बस उसने अमाउंट्स नहीं निकाली। अमाउंट अगर निकालते तो फिर इस किस्म की कोई अमाउंट बनती। हम उसे मांगेंगे सबके, लेकिन फिलहाल मैं प्रोविजन के अगेंस्ट रीइंबर्समेंट समझाना चाह रहा हूं कितनी होगी। मांगेंगे तो इंशाल्लाह सबके, वो कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी को रिसीवेबल बुक ना करें, बाकी को इन्वेंट्री के अंदर ही एडजस्टमेंट होगी कुछ, बाकी पैसे वो बहुत ही टेक्निकल बात हो जाएगी, फिर इस प्राइस के अंदर कोई रिडक्शन टाइप होगी। ये कॉस्ट टू रिपेयर मेरी नहीं है, ये मैं किसी पे डालूंगा, तो इतना बारीकी में सोचने की क्या ज़रूरत है, बस ऊपर ऊपर से काम चलाएं। बिल्कुल 11.5 रिसीवेबल है, लेकिन 11.5 माइनस 7.5 जो फिगर बनेगी ये उन चार्जर्स की मद में रिसीवेबल है जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो इसको फिर प्रोविजन से सेट ऑफ ना करें टोटल को। ये तो अजीब सी बात है ना कि 9 की लाइबिलिटी और अगला 11 दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। असल तो 14 की लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट वो दे रहे हैं हमें, तो उसको अगर आपने फिर एडजस्ट करना है इन दोनों के डिफरेंस को, तो वो फिर 4.9 से एडजस्ट होगा, तो लीव इट, वो तो फिर एक और कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है कुछ, बट इतनी डिटेल में वो नहीं गया जी। तो फिर तो आप 9.1 से ही ये वाली एंट्री भी कर देते अगर वो सारा ही रिसीवेबल होता। फिर कॉस्ट किस चीज़ की? ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन इन एनी केस लैपटॉप का डाटा तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप की कॉस्ट और सेल प्राइस का डाटा तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, खाली चार्जर तो नहीं हम बेच रहे। सो इसलिए डेट वॉज बिट ग्रे एरिया। असल जो मार्क्स थे ना वो इन चीज़ों के थे कि अनाउंसमेंट हो गई है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बोलें, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एग्री हो गया है, इसका नाम क्या बन जाएगा, वर्चुअली सर्टन। डन। तो मेन मार्क्स इन चीज़ों के थे। आगे तो सवाल में आसान एडजस्टमेंट्स हैं। यूएसबीज का ढूंढें ऊपर कुछ, यूएसबीज का ढूंढें, इसका तो एग्रीड लिख लेना, इसका एग्री कर गया था। यूएसबी का कुछ ढूंढें, इंटरनली डिसाइडेड। जी बताएं जी, इंटरनली डिसाइडेड इज इट अ लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? लीगल ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल नहीं है, वो चार्जर ही आके मांग सकते हैं, यूएसबी तो कहानी में है ही नहीं कहीं। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है? इंटरनली डिसाइड किया, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या लिख के आएंगे? नहीं, वो मैं बताता हूँ क्या लिख के आएंगे। वो हाउ टू राइट डाउन के अंदर जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमने क्या लिख के आना है। हाउ टू राइट डाउन, उसमें ये देखें ना, अभी जो हमने खोला हुआ था वर्चुअली सर्टन और उसके करीब पेज 252 पे, द obligation for giving USBs is neither legal nor constructive as matter is still decided in house and no formal announcement is made, therefore no provision or disclosure is required। ये वाली लाइन लिख के आनी थी। देखते हैं कि अपने क्या लिखा हुआ है। देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज नो अनाउंसमेंट इज मेड इन दिस रिगार्ड। बड़े कंजूसी से जवाब लिख रहा है, खुल के जवाब लिखना चाहिए उसे डिटेल में। आप लोग कंजूसी से ना लिखें, आप लोग खुल के लिखेंगे तो वो कंजूसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो।
अगला पढ़ें जी। अच्छा चलें, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं। पिछले मिसाल में जहां जहाज क्रैश हुआ है, फर्ज करें वहां 31 दिसंबर का साल होता और डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करते 31 मार्च को, और सवाल पंगा लेने के लिए कहता कि मैं खड़ा हूं 1 फरवरी को, और सवाल में आता कि 3 लोग जिनकी डेथ हुई है उनके वर्सा आ चुके हैं, 1 फरवरी तक एक बंदा जिसकी डेथ हुई थी उसके वर्सा भी आ गए, और 2 बंदों की और डेथ हुई है, पता चला है उसके वर्सा भी आने वाले हैं, वक्फे वक्फे से आ रहे हैं, वक्फे वक्फे से आ रहे हैं। 3 ईयर एंड के ऊपर आ चुके हैं कि हमारी 3 ईयर एंड के ऊपर आ चुके हैं वर्सा कि हमारे बड़ों की डेथ हो गई है। ऐसी सवाल में लिखा होता एक के वर्सा वो बोले भी आ गए हैं 1 फरवरी तक, और 2 के आने वाले हैं। बता दें आप इस तारीख पे खड़े होकर पूरे 6 के 6 की लाइबिलिटी बुक करेंगे। वाई? बिकॉज द पास्ट इवेंट इज हादिसा, बिकॉज द पास्ट इवेंट इज हादिसा विच अकर्ड बिफोर हियर एंड। तो यही तो IAS 10 है। ये 3 वो वाले नहीं है, 3 जो हैं वो आ गए, एक और आएगा। और एक सवाल हमने पास पेपर का किया था, बहुत शुरू में किया था पास पेपर का, जिस दिन IAS 37 की दूसरी क्लास थी, उसमें लिखा था 7 लोग आ गए हैं साल से पहले और 2-3 लोग आए हैं साल के बाद हमारे खिलाफ केस किए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, असल देखना पड़ता है कि ये 6 के 6 किस वजह से आ रहे हैं। वो आने की वजह है हमारे साल में होने वाला हादिसा। चलें जी, आप पढ़ें, अब इस लाइन को पढ़ें जरा। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट, इस लाइन की वजह से ना ये आपको कहानी समझ आएगी जो ऊपर इसने डाली थी 1 फरवरी की डेट वाली। यार आप सो के इतना कमाल परफॉर्म कर रहे हो तो उठोगे। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, इन दोनों में क्या फर्क है? लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स तो होंगी जो उन लोगों को पेमेंट्स करनी है जो इंजर हुए हैं, और लिटिगेशन कॉस्ट हैं लॉयर की फीस वगैरह। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस, वो ये है सम ऑफ द इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीवियर इंजरीज एंड सेवरल कस्टमर फाइल्ड द क्लेम। असल में इसकी कहानी अब वो नीचे बता रहा है। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर्स, फॉर इंजरीज टू कस्टमर्स इज 25.9। इस तरह पढ़ें, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर इज 25.9 विच इंक्लूड 5 इस तरह अंग्रेजी समझ जाएंगे पेपर में, इंक्लूडिंग, इसका मतलब टोटल फिगर तो ये है ना, इंक्लूडिंग 5.4 फॉर क्लेम मेड इन जनवरी, इंक्लूडिंग 5.4 फॉर क्लेम मेड इन जनवरी, एंड ये वाला चढ़ाने, एंड 10 million फॉर क्लेम एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। 10 million के क्लेम फ्यूचर में आएंगे। तो यार ये टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 25। तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, शायद आपको भी ऐसे लग रहा हो कि 25 टोटल है, उसमें से 5.4 जनवरी में आ गए, बाकी 10 फ्यूचर में आएंगे, और 25 माइनस 10 माइनस 5.4 10.5
बैलेंसिंग, ये मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे साल ही इंजरीज होना शुरू हो गई थी तो ये हमारे साल ही आ गए होंगे। ये कुछ कहानी बन रही है। लेकिन मुझे बता दें, मैं बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर किसके लिए लायबल फील करूं? ये जो आए हैं इनके लिए और जो आने वाले हैं इनके लिए भी लायबल फील करूं बैलेंस शीट डेट पे खड़े होके? क्या इनका आना रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अकर्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट, विच इज द सेल तो पिछले साल की बंद हो चुकी हुई है, सेल तो हुई सारी पिछले साल है। इस साल जो सेल शुरू करनी है वो तो डिफेक्ट रिमूव करके करनी है। तो इन्होंने जो आना है वो तो इस सेल की वजह से आना है जो मिड ऑफ जून से शुरू हुई भी थी, और हम बंद कर चुके हैं सेल। पता नहीं कब लिखा हुआ था, नवंबर में या दिसंबर में सेल बंद हो चुकी हुई है इन चीजों की। कब बंद हुई है सेल? नवंबर में बंद हुई है, पक्की बात? कोई कंफर्म करे। नवंबर में बंद हुई है सेल, दिसंबर में? किस तारीख को सेल बंद हुई है? 1 दिसंबर से सेल बंद हो चुकी है। इसका मतलब है जो पास्ट इवेंट है वो तो मिड ऑफ जून से दिसंबर तक हो चुका है। सेल ऑफ बुरे लैपटॉप, उस वजह से वो आ रहे हैं। कितने आ गए ईयर एंड तक? 10.5। कितने हमारे खड़े खड़े आ गए? कितने और आने हैं? किस वजह से आने हैं? पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इज सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप। इसलिए लायबिलिटी किसकी बुक करेंगे? पूरे 25 की एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। लेकिन इसमें से 15.4 को IS 10 डील करेगा। 15.4 के बारे में हम लिख के आएंगे, क्लेम्स आफ्टर द रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। तो ICAP का सोल्यूशन में देखें, टोटल इसकी बात कर रहा है वो कि ये आपकी लायबिलिटी है, और इसके बारे में बता रहा है कि ये भी लायबिलिटी है, याद रखना, जो इसके अंदर घुसी पड़ी है। आप अंग्रेजी पढ़ लें। 5.4 आ गए हैं जनवरी में, 1 फरवरी तक, और 10 मिलियन आने वाले हैं। कोई मसला नहीं, जो मर्जी आएंगे, हमने पैसे देने हैं क्योंकि पास्ट इवेंट हमारे साल में हो चुका है। अच्छा, अब जो है वो, हाँ, सोल्यूशन में आपको दिखाने लगा था। प्रोविजन ऑफ 25.9 मिलियन शुड बी मेड इन 2019 फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन एंड सेटलमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल क्लेम्स, बिकॉज एट रिपोर्टिंग पीरियड देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट इज सेल ऑफ, छोटा सा उसने डिस्कशन की था, फाइलिंग ऑफ क्लेम इन 2020, 5.4 और 10 वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट फॉर 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर दें। ओके, अब कहानी समझ आई कि ये 1 फरवरी की डेट इसने क्यों डाली हुई थी। अच्छा जी, अगला सवाल है मेरा आपसे कि, अच्छा, ये इस सवाल से ना और भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हमने अभी करने हैं। जिस अटेम्प्ट में ये सवाल आया था उन बच्चों ने इससे पहले और कई सवाल किए हुए थे जो अभी हमने क्लास में नहीं किए, क्योंकि अभी तो ये स्टैंडर्ड चल रहा है। तो इसलिए उन सवालों के करने के बाद इस सवाल का कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ेगा। लेकिन मैंने ये सवाल ज़रा शुरू में ही करा दिया, एक बिग पिक्चर सामने आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वैसे ही हैंडल हो जाती हैं। अच्छा, वैसे ही आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है 10,000 रुपये का, ₹10 के शेयर्स हैं, रुपीज़ ये बंद करवाएं, ₹10 के शेयर्स हैं। मुझे बताएं ज़रा कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने इशू किए हुए हैं? हज़ार शेयर इशू किए हुए हैं। अच्छा, PTCL को किसी ने बताया, यार अल्लाह का शुक्र है तुमने जो शेयर इशू किए थे ना वो बाज़ार में अब 12-13 रुपये के हो गए हैं, तकरीबन 13 रुपये के तुम्हारे बाज़ार में शेयर हो गए हैं। PTCL क्या एंट्री करें? एक बार याद रखिएगा, शेयर इशू करने वाला अगर उसके शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ जाए वो कोई एंट्री नहीं करता। हाँ, जिसने इसके शेयर खरीदे हुए हैं ना वो IFRS 9 लगा रहा होगा और कह रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और वो बड़ा खुश हो रहा होगा, मैंने 10 रुपए का खरीदा था 13 रुपए का हो गया। वो इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट बना के 10 रुपए, 13 रुपए, 3 रुपए का गेन रिकॉर्ड करा होगा। लेकिन वो बायर ऑफ शेयर्स, हम इशुअर हैं। तो एक बार याद रखिएगा, जो कंपनी शेयर इशू करती है ना वो कोई एंट्री नहीं करती, और एंट्री बनेगी भी क्या? यानी PTCL के शेयर्स बाजार में 10 रुपए के, वो 13 के हो गए, तो PTCL के
इनकम क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट इनकम क्रेडिट 3 रुपए, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये तो कोई एंट्री नहीं है। क्रेडिट या वो ज़बरदस्ती बना लें, रिसीवेबल 3 रुपए डेबिट, पता नहीं किससे रिसीवेबल, और शेयर कैपिटल कोई तो इसलिए याद रखिएगा जिस कंपनी के शेयर होते हैं, अगर उसके शेयर्स की, हाँ कंपनी ज़रूर से स्ट्रांग हो रही होती है और कंपनी कंफर्टेबल फील करती है कि मैं स्ट्रांग हो रही हूँ और लोगों का मेरे पे एतमाद बढ़ रहा है, और अगर कंपनी नए शेयर लॉन्च करेगी तो वो प्रीमियम पे कर सकती है लॉन्च, अब ये कंपनी को खुशखबरी है और लोग पैसा भी खुशी से देंगे, लेकिन इट डजेंट मीन कि कंपनी अपनी को बुक्स में एंट्रीज कर ले। तो ये ऐसी एक पंगा डाला था, ये तो आई गेस 37 का नहीं है, ये तो पता नहीं है, उसने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ज़रा पूछा। हमारे अपने शेयर्स की प्राइस ना बाजार में गिर गई है बदनामी की वजह से, दिसंबर में ही गिर गई है हमारे अपने शेयर्स की प्राइस। जी बोलें भाई, हमारे शेयर्स की प्राइस गिरने की जनरल एंट्री, आई कैप का सोल्यूशन, द लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी मार्केट वैल्यू तो नहीं आ रही होती। आपको पता है शेयर्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े रहते हैं, तो इसलिए बताएं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर किस पे पड़े होंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, इसलिए हमारे शेयर बाजार में सस्ते हो जाएं, इससे हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जिसने खरीदे होंगे शेयर्स, वो शायद 10 रुपए के शेयर्स अगर 8 रुपए के हो जाएं, उस बेचारे की एंट्री होगी IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की मद में। ओके यार, अब इंशाल्लाह अब हमारा प्रोग्राम है अगले साल ना मार्केटिंग कॉस्ट करेंगे अगले साल, क्योंकि बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हमारी हो चुकी है। इसका काउंटर करने के लिए ना इंशाल्लाह अगले साल एडवर्टाइजमेंट्स कर करके लुट मचा देंगे। इसकी एंट्री करके सोएं 31/12/19 की रात को। जो मार्केटिंग अगले साल करनी है, जो मार्केटिंग अगले साल करनी है, उसकी एंट्री इस साल करके सोएं। ये तो आपके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन है। ये किसकी तरफ आप लायबल हैं? वो तो अगर मार्केटिंग करा ली होती और पैसे ना दिए होते, फिर लाइबिलिटी में याद रखिएगा पार्टी भी होती है कोई। ये वाली पार्टी कौन सी थी? ये वो जो लोग इंजर हुए थे वो पार्टी थी। ये जिन लोगों को गलत लैपटॉप बेचे हैं पार्टी इन्वॉल्व है। याद रखिएगा लाइबिलिटी में देयर मस्ट बी अ पार्टी, सेकंड पार्टी जिसको पेमेंट करनी हो। विच पार्टी इज देयर? किस पार्टी को पेमेंट करनी है? और अगर एडवर्टाइजमेंट करा ली होती, अभी तो टू बी इनकर्ड है, और पैसे ना दिए होते, वो शायद एक लाइबिलिटी होती, लेकिन ये तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मार्केटिंग कॉस्ट, अब ऐसी टाइम्स आया कराएगी, 37 की बातें नहीं पूछ रहा। मार्केटिंग कॉस्ट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन 2019 एज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू इनकर मार्केटिंग कॉस्ट। ये कोई जिम्मेदारी, ये तो लाइबिलिटी है ही नहीं। और आखिरी चीज, डिक्रीज इन, बंद हो गया, डिक्रीज इन जीपी। अगले साल ना हमारा जीपी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ना हमने चैम्प की सेल प्राइस बहुत कम कर दी है। तो अगले साल हमारा जीपी कम हो जाएगा क्योंकि हमने चैम्प की सेल प्राइस कम कर दी है। इसकी लाइबिलिटी बुक करके सही। अगर आपको लग रहा है यार ये अब कौन से वाले चैम्प हैं पड़े हुए, या जो अगले साल खरीद के बेचने हैं, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है सवाल। वैसे तो एक बात याद रखिएगा, पड़े हुए भी अगले साल बिकते हैं, और उनको अगर हम सस्ता बेचें तो वो NRV लॉस होता है, और जो अगले साल खरीद के अगले साल बेचने हैं वो तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस होता है। बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये सवाल इतना क्लियर नहीं है इसके बारे में। तो क्लोजिंग स्टॉक ही समझ लें आप, क्लोजिंग स्टॉक समझ लें, दूसरा समझ लेंगे तो दूसरा लिखाइएगा। आप थोड़ा सा वेग है सवाल, तो बस ओपन रखें। अगले साल जीपी में नुकसान होगा क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी कम हो गई है। तो आपको पता है, आपको सेलिंग प्राइस कम होगी तो जीपी ऑटोमेटिकली, सेल कम होगी तो जीपी कम होगा। तो अगले साल जीपी कम होगा। तो नो एंट्री नीड्स टू बी मेड फॉर डिक्रीज इन जीपी फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। However, effect of decrease in selling price should be considered for calculating NRV। अब इसने फिर ICAP ने पड़ा हुआ स्टॉक एज्यूम किया है। इसने कहा कि फ्यूचर के जीपी के कम होने की एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कीबोर्ड स्टॉक में पड़ा हुआ है और अगले साल सस्ता बिकेगा, तो NRV लॉस की एंट्री कर दो, लाइबिलिटीज की एंट्री नहीं होती। देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। बट अगर ये NRV लॉस है, However,
हाउएवर अगर ये एनआरवी लॉस है तो इसकी एंट्री कर दो। तो उसने फिर इस तरह जवाब दे दिया कि शायद क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। ओके, इट्स ओवर जी। पॉइंट 2 पढ़ते हैं और क्लोज करते हैं बात को। वैसे तो मैंने और भी पढ़ाना था, लेकिन दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स ने पता नहीं क्यों कहा बस कर दें, तो मैंने कहा चलें ठीक है बस कर दें। ओके, पढ़ें जी। इन नवंबर 2019 से इन नवंबर 2019 WL इंट्रोड्यूस्ड अ प्रमोशन स्कीम। वो पुराने ज़माने में ना बोतलों के अंदर, ढक्कनों के अंदर जो है वो प्राइजेस होते थे। आप बोतल का ढक्कन खोलते थे, 10 रुपये का इनाम आपको मिला, 20 रुपये का इनाम आपको मिला। इन नवंबर 2019 WL ने एक प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने एक स्क्रैच कार्ड इंक्लूड किया है हर पैक ऑफ प्रोडक्ट में। शायद समझ लें आप ये लैपटॉप नहीं प्रिंटर है, तो प्रिंटर उन्होंने बेचे हैं तो उसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड लगाया है। स्क्रैच कार्ड नहीं, स्क्रैच करके सिक्के से उसको खोला जाएगा। इन नवंबर या फ्रॉम नवंबर, इसका मतलब ये स्कीम नवंबर के लिए है या हमेशा के लिए है। ऐसी स्कीमें मेरे ख्याल से 10 साल 15 साल की तो नहीं होती, थोड़े अरसे के लिए होती हैं। इसलिए उसने क्या लिखा, नवंबर के लिए, इन नवंबर, नवंबर के लिए। बस नवंबर में हमने एक स्कीम लॉन्च की है। नवंबर में क्या स्कीम लॉन्च की है कि आपको हम एक स्क्रैच कार्ड प्रोडक्ट के अंदर डाल के देंगे। अब आपने ना सवाल में देखना है इनके साथ हैंड क्या हुआ है, और आपने मुझे फौरन रोक देना जब आपको फील हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंड हो गया। These cards carry cash prizes ranging from ₹100 to 50,000 and are valid for claims till 29 फरवरी। इसका मतलब है कि हम प्रिंटर फर्ज कर लें बेचेंगे नवंबर में, अगला घर लेके जब चला जाएगा तो दिसंबर में हमारे पास आ जाए, जनवरी में आ जाए, कोई मसला नहीं, फरवरी तक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। इसका मतलब है 29 फरवरी तक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, हम उसको कहेंगे यार दिखा दो। लेकिन 29 फरवरी के बाद भी आके ये कहे कि यार मैंने आपसे वो प्रिंटर खरीदा था, चलते रहने दो। 29 फरवरी के बाद आके कहे मैंने आपसे प्रिंटर खरीदा था, उसमें स्क्रैच कार्ड था, वो मैंने स्क्रैच किया, सॉरी यार मैं बीमार हो गया था, हम कहेंगे सॉरी यार, एक लिमिट होती है आने की, बस उसके बाद हम आपको ऑनर नहीं करेंगे। तो नवंबर में जिनको चीजें बेची हैं, देखें, उसमें से कुछ दिसंबर तक आ गए होंगे, कुछ फरवरी तक आ गए होंगे, हम यकम फरवरी पे खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ आने वाले होंगे, 29 फरवरी तक कुछ आ गए होंगे, कुछ आ गए होंगे, कुछ आने वाले होंगे। अच्छा, ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम। सारे स्क्रैच कार्ड किसने प्रिंट करके दिए? सिस्टम ने, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी बंदे ने बीच में हेल्प नहीं की। एज पर द स्कीम हमने डिसाइड किया था कि टोटल प्राइजेस 25 मिलियन के देने हैं। ये मैंने दूसरी क्लास में एक डायग्राम बनाई थी। हमने सिस्टम में डाला होगा 25 मिलियन, सिस्टम में डाला होगा 25 मिलियन, और हमने प्राइजेस डाले हैं अंदर 100 रुपए से 50,000 तक। एक ही बंदे को तो 25 मिलियन ही दे देना, किसी को 100 रुपए का प्राइस, किसी को स्क्रैच कार्ड 15,000 का, किसी को 46,000 का, किसी को 110 रुपए का। इस तरह एक लंबी लिस्ट बनी होगी जिसका टोटल आया होगा 25 मिलियन। अच्छा, हमारा इरादा कितने इनाम देने के? 25 मिलियन। 31 दिसंबर तक हमें क्लेम मिल चुके हैं 32 मिलियन के। एक्सेल तू मेरे साथ हैंड कर गया। An inquiry has led to conclusion that software has certain programming error। तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो हमारी नस्लें पैसे देंगी। Has certain programming errors, इसका मतलब है कि टोटल का फॉर्मूला गलत लगा होगा। हमने कोई टोटल सिर्फ 2-3 फिगर्स का मारा होगा, ऊपर वाली भी फिगर्स होंगी, वो भी प्रिंट होके अंदर चली गई होंगी। फील हो रहा है हैंड हो गया इनके साथ। एन इंक्वायरी है, और हैंड किसने की है? किसी बंदे ने नहीं, इनके अपने सॉफ्टवेयर ने।
For printing scratch card has certain errors which has led to printing of unknown amount of total prices, और अननोन अमाउंट ऑफ टोटल प्राइजेस चले गए हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्लान कितना है 25 मिलियन। अच्छा, साल के एंड तक कितने लोग आ चुके हैं 32। साल के एंड तक कितने आ चुके हैं 32। फर्दर 31 जनवरी तक कितने आ गए हैं? इतना प्रिसाइजली मुझे कैसे पता है 12 आ गए हैं? मैं सवाल 1 फरवरी को सॉल्व कर रहा हूं खड़े होके, मुझे प्रिसाइजली पता है कितने आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? 12 टोटल। मैं बता देता हूं 44 टोटल। कितने और आएंगे? वक्त बताएगा कि और कितना हैंड हुआ है। कितने और आएंगे? वक्त बताएगा। ज्यादा नहीं हंसते। कंसिडरिंग द, अच्छा वो बोला कितने और आएंगे का सवाल ने जिक्र नहीं किया, लेकिन एक डेट लिख गया 29 फरवरी तक लोगों ने आते रहना है। कंसिडरिंग द रेपुटेशन वी विल ऑनर ऑल द क्लेम्स। हम सारे क्लेम्स ऑनर करेंगे। हम बिल्कुल लोगों से ये नहीं कहेंगे सॉरी यार प्रोग्रामिंग एरर हुई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। हम लोगों से मादरत नहीं करेंगे। हम सारे क्लेम ऑनर करने का सोच लिए, वादा है बस। वी वुड ऑनर ऑल क्लेम्स। हमने सारे क्लेम्स ऑनर करने हैं। वो जाहिर बात है, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है। ये तो आप 1000 कोर्ट में जाके कहते रहे हमारी प्रोग्रामिंग एरर थी, कोर्ट कहेगा इसको कैसे एडजस्ट करोगे, फिर किन से प्राइस वापस मांगो, किन से नहीं मांगोगे। तो हमने भी कह दिया यार हम तो सारे क्लेम ऑनर करेंगे। अब मोहतरम मुझे बता दें पास्ट इवेंट क्या है? नवंबर में सेल। पास्ट इवेंट क्या है? नवंबर में सेल। अब बता दें मैं कितने के लिए लायबल फील करूं? 44। कितने के लिए लायबल फील करूं? 44। क्यों? इसलिए कि 32 कंफर्म आ चुके हैं, 12 भी। ये 12 IAS 10 वाला है। ये 12 IAS 10 वाला है। द क्लेम्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। क्लियर? ओके। अब जी हाँ, स्क्रैच कार्ड जो हमने इशू किए हैं 25 मिलियन के करने थे। वो जब हमने सिस्टम में चेक किया तो कितने के इशू हो गए अभी तक सिस्टम के हमें पता ही नहीं चल सके। 25 के इशू किए थे, कितने आ गए मांगने, कितने और आ गए मांगने? 25 के इशू किए थे। अपनी तरफ से समझा था कि 25 के इशू किए हैं, लेकिन सिस्टम पता नहीं कितने, सिस्टम अपने धुन में था, इशू 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 किया जा रहा था। आप बता दें इस अटेम्प्ट में इसने एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, एंड दैट वाज, वो मैं आपको बताऊं वो क्या था। वो था डब्बे का ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है नवंबर की सेल, प्रोबेबल आउटफ्लो कंफर्म है आउटफ्लो। मैं फरवरी के महीने की बात कर रहा हूं अभी, मैं अब बात नहीं कर रहा 12 रुपए की और 32 रुपए की। प्रोबेबल आउटफ्लो मस्ट है आउटफ्लो। मुझे बताएं 31 जनवरी की रात को जब सो रहा होगा ओनर तो सोच रहा होगा कि फरवरी में भी सिस्टम के जरिए जो स्क्रैच कट गए हैं पता नहीं अब कितने लोग आ जाएं। नो रिलायबल एस्टीमेट। ये डब्बा मैंने पहली दफा क्लास में डिस्कस किया है। ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा तो होता था डिस्कस, ये डब्बा पहली दफा डिस्कस हुआ है। क्या करें? डिस्क्लोज कर दें। किसको? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज करेंगे। अब मुझे बता दें in respect of claim received till year end 32 should be recorded as an, further 12 would be considered as an adjusting event क्योंकि past event हो चुका है नवंबर में सेल। in respect of remaining claims which have yet not been received, WL has obligation to honor as a result of past event। past event क्या है? sale in November। it is probable outflow as cards of higher amount are printed and issued as compared to original plan, but amount cannot be determined
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड बी डिस्क्लोज्ड, क्योंकि रिलायबल एस्टीमेट नहीं किया जा सकता। इस एडजस्टमेंट से ही हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। इस एडजस्टमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर अगली क्लास में पॉइंट 2 को एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओवर।